शेयर बाजार में पहला कदम कैसे रखें, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, देखते हैं ये क्या राह दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मकसद साफ है, समझना है कि भाई निवेश शुरू कैसे हो, कहाँ मौके दिख सकते हैं और किसी कंपनी की कह सकते हैं कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं। सही। तो चलिए इन नोट्स को जरा खंगालते हैं। इसमें निवेश के तरीके हैं, डीमैट खाता खोलने की बात है, अलग अलग सेक्टर्स और हाँ, कंपनी मूल्यांकन। जी। अच्छा, तो पहला सवाल, निवेश के तरीके। नोट्स में दो तरह के रास्ते बताए हैं, एक सीधा, एक थोड़ा घुमावदार। हाँ बिल्कुल। सीधा रास्ता मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आप खुद ब्रोकर के जरिए डीमैट खाता खोलते हैं और शेयर खरीदते बेचते हैं, यानी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। एग्जैक्टली। और दूसरा है इनडायरेक्ट, जैसे म्यूचुअल फंड्स। यहाँ आप सीधी शेयर नहीं चुन रहे। अच्छा। एक फंड मैनेजर है जो आपके लिए ये काम करता है, तो थोड़ी कह सकते हैं झंझट कम है, पर कंट्रोल भी फिर उतना नहीं रहता। तो अगर किसी को खुद ही मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठना है तो डीमैट खाता तो पहली जरूरत हुई। बिल्कुल, डीमैट के बिना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं। और नोट्स में से खोलने का तरीका भी बताया है, क्या प्रोसेस है? हाँ, प्रोसेस सीधी है। पहले तो एक ब्रोकर चुनना होगा, फिर उनके पास डीमैट खाता खोलें। ठीक है। और उसे अपने बैंक खाते से लिंक करना होता है ताकि पैसों का लेन देन वो आसान हो जाए। लॉजिकल है। और फिर खाता खुल गया, लिंक हो गया, बस फिर ब्रोकर का जो ऐप है या वेबसाइट, उससे लॉगिन करें, स्टॉक चुने जो आपको लेना है। ओके। देख लें कि बैंक खाते में उतने पैसे हों और फिर खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर दें। अच्छा। जब कोई बेचने वाला उसी कीमत पर मिल जाता है तो सौदा हो जाता है, बैंक से पैसे कटते हैं और शेयर आपके डीमैट खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। सिंपल। ठीक है, तो खाता खुल गया, पैसे तैयार। अब वो बड़ा सवाल, लगाएं कहाँ? आपने कहा नोट्स में सेक्टर्स का जिक्र है, कौन कौन से है? मेटल्स एंड माइनिंग, बैंकिंग, फार्मा तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ बिल्कुल। फिर रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील और आईटी सेक्टर। मतलब लिस्ट लंबी है। हर सेक्टर की अपनी कहानी होती है, अपना साइकिल होता है। जैसे आप देखें बैंकिंग सेक्टर, वो पूरी इकोनॉमी का एक तरह से आईना है। सही बात है। आईटी फार्मा में शायद ग्रोथ की उम्मीदें ज्यादा हों, तो ये निवेशक पर है कि वो क्या देख रहा है, क्या उसकी रिस्क लेने की क्षमता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने सेक्टर चुन लिया, कहा कि चलो आईटी में देखते हैं। अब उस सेक्टर की किसी खास कंपनी को कैसे परखें? नोट्स में मूल्यांकन के कई तरीके दिए हैं ना? हाँ दिए हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि सिर्फ नाम सुनकर पैसा लगाना तो वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो पहला तरीका क्या है? सबसे आम, सबसे बेसिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप। वो कैसे निकालते हैं? सीधा है, कंपनी का जो एक शेयर का दाम चल रहा है बाजार में, उसको कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। अच्छा, तो शेयर का दाम गुणा कुल शेयर, इससे क्या पता चलता है? इससे कंपनी के साइज का, मतलब उसके आकार का एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप। ओके, साइज का अंदाजा। और अगर मुनाफे के हिसाब से देखना हो तो? उसके लिए फिर अर्निंग्स मल्टीप्लायर मेथड है, जिसे पीई रेशियो भी कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो, हाँ सुनाएं। ये बेसिकली बताता है कि निवेशक कंपनी के हर एक रुपए के मुनाफे के लिए कितना दाम देने को तैयार है। अच्छा। इसे अक्सर सिर्फ बिक्री के आंकड़ों से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है। ठीक है। और नोट्स में बुक वैल्यू का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, बुक वैल्यू। देखिए, बुक वैल्यू का मतलब है कंपनी की कुल संपत्ति में से उसकी कुल देनदारियां घटा दें तो क्या बचता है, यानी नेटवर्थ एक तरह से उसकी वैल्यू है। और एक लिक्विडेशन वैल्यू भी थी, वो क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू वो एक तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो है। मतलब अगर आज ही कंपनी बंद हो जाए, उसकी सारी संपत्ति फटाफट बेच दी जाए और सारे कर्ज चुका दिए जाएं, तो हाथ में कितना कैश आएगा? बिल्कुल। तब शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? ये अक्सर बुक वैल्यू से कम होती है क्योंकि जल्दी बेचने पर शायद संपत्ति की पूरी कीमत न मिले। तो इतने सारे तरीके हो गए, मार्केट कैप, पी, बुक वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू। कोई एक बेस्ट तरीका है क्या? देखिए, यही तो बात है, कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं होता। हर मेथड आपको कंपनी की एक अलग कहानी, एक अलग पहलू दिखाता है। अच्छा। मार्केट कैप साइज बता रहा है, पी मुनाफे के मुकाबले वैल्यू बता रहा है, बुक वैल्यू संपत्ति का हिसाब दे रही है। तो जो समझदार निवेशक होते हैं वो इन कई तरीकों को मिलाकर देखते हैं, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। नोट्स में डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ जैसे और भी तरीके हैं। हाँ, डीसीएफ वो थोड़ा जटिल लगता है।
हाँ, वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। उसमें भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाकर उसकी आज की वैल्यू निकालते हैं। पर हाँ, थोड़ा पेचीदा हो सकता है शुरुआत में। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि भाई निवेश शुरू करने के लिए डीमैट खाता चाहिए, फिर कई सेक्टर्स हैं जिनमें मौके तलाशे जा सकते हैं, और किसी कंपनी को पसंद करने के बाद उसे आंकने के कई पैमाने हैं। ये नोट्स हमें आंकड़ों पर आधारित काफी तरीके बताते हैं। बिल्कुल। ये सारे तरीके जो हैं वो कंपनी की कीमत या उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाने में मदद तो करते हैं, पर सवाल ये है, क्या सिर्फ ये नंबर या आंकड़े ही काफी हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वस्तुनिष्ठ आंकड़े जरूरी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या किसी कंपनी में पैसा लगाने का फैसला सिर्फ इन्हीं नंबरों के आधार पर हो जाना चाहिए? या फिर मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का आगे का क्या भविष्य दिख रहा है, या अपनी खुद की जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, इन सब बातों पर भी गौर करना चाहिए, जिनका जिक्र शायद इन नोट्स में उतना खुलकर नहीं है। शायद असली समझ इन दोनों आंकड़ों और समझदारी के तालमेल में ही छिपी